नमस्कार, चैनल 24 न्यूज प्लस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा नेगी। आइए बुलेटिन का आगाज करते ही हेडलाइंस के साथ। हंगामे के बीच जोधपुर नगर निगम का 735 करोड़ 47 लाख का बजट पारित। प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के पार्षदों ने घेरा बोर्ड को। राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी गल्होत्रा आए सूर्यनगरी। पाली में आयोजित समारोह में की शिरकत। जेएनयू असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती सवालों के घेरे में, सरकार द्वारा मनोनीत सिंडिकेट सदस्यों ने जताई आपत्ति। समय पर वेतन नहीं मिलने से खफा रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन, तो कमठा मजदूरों और नर्सिंग स्टूडेंट्स का धरना जारी। वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सहमति से किया गया प्रकरणों का निस्तारण। और सूर्यनगरी में 2 दिवसीय प्रांत स्तरीय कहानी शिविर, प्रदेश भर के रचनाकार ले रहे हैं भाग। शुरुआत नगर निगम की बजट बैठक से। जोधपुर नगर निगम का बजट शनिवार को हंगामे के बीच पारित कर दिया गया। महापौर घनश्याम ओझा ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट 735 करोड़ 47 लाख का पेश किया, जिसे हंगामे के बीच ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। अपने बजट भाषण में महापौर घनश्याम ओझा ने बताया कि बोर्ड ने सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर विपरीत आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद शहर में विभिन्न विकास कार्य करवाए। साथ ही वर्तमान बोर्ड ने गत बोर्ड के ऋण और उस पर ब्याज का 3890.94 लाख रुपए का पुनर्भुगतान भी किया। अभिभाषण के बाद महापौर ने 735 करोड़ 47 लाख रुपयों का बजट प्रस्तुत किया, जिस पर विस्तार से चर्चा के बाद पार्षदों ने बहुमत के साथ ध्वनि मत से पारित कर दिया। बजट में इस बार अमृत योजना के लिए 5000 लाख रुपए, सालावास में 50 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 800 लाख, बासनीबेंदा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 3000 लाख रुपए, नांदड़ी हेतु 400 लाख रुपए, उद्यान के विकास के लिए 500 लाख रुपए, नई सड़कों के विकास के लिए 3000 लाख रुपए, शहर के हेरिटेज स्थानों के जीर्णोद्वार व घंटाघर के विकास के लिए 500 लाख रुपए सहित अनेक विकास कार्यों के लिए प्रावधान किया गया है। धरातल पर जमीन पर अभी तक ये भी ऐसी चीज नहीं है। अब तो हमारे जो संबंधी सभी पार्षद चाहते हैं, और ये भी आपके पार्षद की भी सबकी भावना करीब करीब यही है, क्योंकि अखबारों के अंदर पार्षदों का उन्होंने भी उल्लेख किया है कि मेयर साहब सुनते नहीं, विधायक कुछ करते नहीं, इसलिए केंद्रीय मंत्री जी को कहना पड़ा। इसलिए हमने ये बुक उनके लिए लेके आए थे। तो हम सबकी पार्षदों की भावना उन्होंने एक नहीं रखी है, इसलिए ये बुक्का किस लिए था? वो सच बोल रहे इसलिए था ना। ये सही है। और बजट के अंदर आपने 80 लाख रुपए की विकास कार्यों की घोषणा की, और अभी तक कोई उठाया है गंभीर विषय है, शहर के हित में और शहर के पड़ोसी के हित में। आने वाले 100 किलोमीटर के अंदर आप खेती नहीं कर पाएंगे, सब्जी नहीं उगा पाएंगे, मकान नहीं बना पाएंगे। इसको आप गंभीरता से लें। स्वार्थी लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि पाली और बालोतरा बंद था और वो सब ट्रीटमेंट यहाँ हो रहा है। चिंता नहीं है, मानव जीवन से खिलवाड़ आप नहीं कर सकते। आप पहले एक कमेटी बनाइए, आप डिनाई मत कीजिए, आपको पानी का सैंपलिंग आए और सैंपलिंग टेस्टिंग में जाए। बजट में भवन निर्माण अनुमति से 20 करोड़, साइन विज्ञापन बोर्ड नीलामी से 8 करोड़, गांधी आवासीय योजना के भूखंडों की नीलामी से 10 करोड़, शहर के अन्य भूखंडों की नीलामी से 50 करोड़, भू उपयोग परिवर्तन से 10 करोड़, पंचम वित्त आयोग से अनुदान राशि 40 करोड़, 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर प्राप्त अनुदान राशि 40 करोड़ रुपए, नई उपविधियों के तहत होटल के कमरों से 10 करोड़ रुपए और नगरीय विकास कर से 30 करोड़ रुपए सहित विभिन्न मदों से कुल 73
70,547.77 लाख रुपयों की आय प्रस्तावित की गई है। महापौर घनश्याम ओझा की अध्यक्षता में आयोजित बजट बैठक में प्रतिपक्ष बोर्ड को घेरने की कोशिश करता रहा। वहीं सत्ताधारी पार्षद भी बोर्ड को घेरते नजर आए। नगर निगम में उपनेता प्रतिपक्ष गणपत सिंह चौहान ने जब बासनी क्षेत्र में फैक्ट्रियों के दूषित पानी से हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाया तो सत्ता पक्ष के पार्षद राजसी को अध्यक्ष मेघराज लोहिया और पूर्व मंत्री राजेंद्र गहलोत चौहान के सुर में सुर मिलाते हुए निगम प्रशासन को घेरा। इस हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। हंगामा बढ़ता देख महापौर घनश्याम ओझा ने इसके लिए कमेटी गठित करने और क्षेत्र का निरीक्षण करवाकर रिपोर्ट मंगाने की बात कही। तब जाकर हंगामा शांत हुआ। बैठक में विधायक सूर्यकांत व्यास, कैलाश पंसाली, नगर निगम आयुक्त ओम प्रकाश कसेरा और निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जोजरी नदी को लेकर के एनजीटी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि पश्चिमी राजस्थान की एक प्रमुख नदी जोजरी में जो प्रदूषित हो रही है, उस विषय को आज हमने नगर निगम जोधपुर के सदन में उठाया कि ये जो विषय है इस शहर की जनता के लिए गंभीर विषय है। दूषित पानी बगैर ट्रीटमेंट होकर के इस नदी की ओर बढ़ रहा है और जिसके कारण जोधपुर के सराउंडिंग एग्रीकल्चर लैंड है और खेत है हमारे किसानों के, वो सब प्रदूषित हो रहे हैं। तो हमने आज सदन में ये बात रखी। कई शिकायतें नगर निगम में आई कि जोजरी के कारण वहाँ के नागरिक, वहाँ के रहवासी लोग सब परेशान हो रहे हैं। तो हमने कहा कि एक समिति बना करके इस बात की जांच की जाए कि ये प्रदूषित पानी कहाँ से आ रहा है और हमारी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी जो दूषित हो रही है, और हमारा स्टेट का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इस विषय को लेकर के गंभीर है और उन्होंने हाल ही में जीडीए और नगर निगम के उच्चतम अधिकारियों को बुला करके जोजरी पे डिस्कशन किया और जोजरी भविष्य में प्रदूषित नहीं हो और जोजरी साफ सुथरी रहे, इस पर आज सदन में बहस हुई, चिंता हुई और सब सदस्यों ने, ये प्रतिपक्ष और पक्ष सब ने सामूहिक निर्णय लिया कि एक कमेटी बना करके इस बात की जांच की जाए कि ये प्रदूषित पानी वहाँ कैसे जा रहा है। वहीं कांग्रेस महिला पार्षदों ने महापौर घनश्याम ओझा के आसन पर चूड़ियां फेंकी और भाजपा पार्षद राधा शुक्ला को गुलदस्ता भेंट करना चाहा। हालांकि शुक्ला ने ये गुलदस्ता नहीं लिया और गुस्सा होते हुए एक अखबार की प्रति को फाड़कर फेंक दिया। दरअसल पार्षद राधा शुक्ला का एक वक्तव्य अखबार में छपा था जिसमें उन्होंने महापौर विधायक पर उनकी बात नहीं सुनने का आरोप लगाया था। जनता ने तीन सीटें आपको हरा कर आपको सच्चे बिल्कुल फैल गई। बजट और बोर्ड, बजट भी फेल है और बोर्ड भी फेल है। मतलब आज इनके खुद के पार्षद मीडिया में बोल रहे हैं। नहीं, वो जिस पार्षद ने, जो भावना राधा शुक्ला जी जो पार्षद है, उन्होंने मीडिया के अंदर ये बात कही थी कि भाई कि मेयर हमारी सुनता नहीं, विधायक हमारी सुनते नहीं। तो उन्होंने भारत सरकार के जो राज्य मंत्री है, जोधपुर के जो एमपी है, उनसे जाकर उन्होंने अपनी बात कही। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो बात ये जो कह रहे हैं, ये अपने वार्ड की जो समस्या को लेकर वार्ड उन्होंने मुद्दा उठाया था, ये तमाम 65 वार्ड की समस्या है। तो इसलिए हमने उनका स्वागत किया है। महापौर घनश्याम ओझा ने बजट को शहर के विकास के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि बजट में शहर के विकास पर प्रमुखता से ध्यान दिया गया है। करीब सभी लोगों ने इस बजट को सराहा है। ये बजट शहर के विकास को लेकर समर्पित है। आज जो मुख्य बातें उभर के पार्षदों के माध्यम से आई है, उसमें विकास और काम के लेके हम लोगों ने जो 25 लाख प्रत्येक पार्षद अनुसूचना पे काम शुरू करवाएं,
उसका भी पार्षदों की ओर से धन्यवाद दिया गया है। साथ ही 75 लाख रुपये के और कार्य प्रत्येक वार्ड में होने की अनुशंसा पिछले कुछ दिनों पहले की गई थी, उसका कार्य अभी प्रगति पर है, उसको लेकर भी पार्षदों ने संतोष व्यक्त किया है। समस्त प्रकार की देनदारी जो कर्मचारी संबंधित है, चाहे उनकी बैंक कटौतियाँ हो, चाहे उनका इंटरेस्ट की किस्त हो, चाहे उनका GPF हो, वो सभी हमने आज तक उसको अप टू डेट कर दिया है, किसी प्रकार की नहीं है। और अब सरकार ने अपनी ओर से एक नया सिस्टम शुरू कर दिया है। इनको सभी कर्मचारियों को सैलरी कौशल्य ट्रेजरी के माध्यम से मिलेगी और सभी प्रकार के भुगतान डायरेक्ट काटे जाएंगे और सीधे जमा करा जाएंगे। तो अभी जनवरी माह के बाद में किसी प्रकार की कटौती को लेकर कभी कोई संशय नहीं होगा। इस बोर्ड ने जो 3 सालों में प्रयास किया, उसे मैं छोटी जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे हमने लैंड बैंक की बात की, हमने वो बड़ा लैंड बैंक बनाया और पिछले बोर्ड ने 5 सालों में क्यों लैंड बैंक से 12 करोड़ रुपये की आय अर्जित की, जबकि हमने 3 सालों में 54 करोड़ की आय हमने अर्जित की है। नगरीय विकास कर एक शहर के लिए बहुत ही अच्छा, एक डेवलपमेंट के लिए अच्छा है और इसमें 300 वर्ग मीटर तक के प्लॉट फ्री है, 100 वर्ग मीटर तक की वाणिज्यिक संस्थान फ्री है, केवल 20% लोग इसमें कवर है। तो पुराने बोर्ड में नगरीय विकास कर लगने से लेके 2007 से लेकर 2014 तक 7 सालों में केवल 10 करोड़ रुपये की वसूली की गई, जबकि इस बोर्ड ने 3 वर्षों में 59 करोड़ रुपये की वसूली की है। शहर से निकलने वाला चाहे निगम का पानी हो चाहे इंडस्ट्री का पानी हो, वो कहीं न कहीं ऐसा जाके लोग उसका दुरुपयोग करते हैं और उसमें कारण उससे खेती करते हैं, सब्जी उगाते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम लोगों ने कई बार प्रयास करके जो हमारा पानी जाता है बीच में चुराया जाता है, हमने कई इनके इक्विपमेंट जब्त किए हैं, हम लोगों ने उनके कई बार उनकी लाइनें तोड़ी है और इसको और अधिक प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के कई गंदे पानी से लोगों को सब्जी उगाने का मौका नहीं मिले। जो हमारे बासती बेंदा में जिस तरफ हमारे पास में ट्रीटमेंट प्लांट अभी तक नहीं है, उसका भी काम शुरू हो गया है। मैं समझता हूँ बासती बेंदा ट्रीटमेंट प्लांट शुरू होने के बाद में किसी भी प्रकार की अनट्रीटेड वाटर से खेती या सब्जी वाला काम नहीं हो पाएगा, उसमें और ज़्यादा सख्ती करेंगे। और हमारे STP के लिए भी जो बात आई है उसकी हम जाँच कराएंगे। जहाँ तक कि मैंने समय में कई बार उसको विजिट किया है, किसी प्रकार की मेरे समझ लगे नहीं, फिर भी उसको और स्ट्रिक्ट जाँच करा लेंगे कि वहाँ से पूर्ण ट्रीटमेंट होने के बाद पानी बाहर निकले। इधर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी ने बजट को लेकर कहा कि पूर्व बजट में किए गए प्रस्ताव पर भी कार्य नहीं हो पाया है। ऐसे में इस बजट में जो प्रस्ताव किए गए हैं वो कब पूरे होंगे? बजट में पहले भी जो घोषणाएं उन्होंने की थी, 80 लाख रुपए हर वार्ड के अंदर पार्षदों के अनुशंसा पर काम कराए जाएंगे, वो काम भी अभी तक हुए नहीं। तो खाली बजट कागजी बजट रहता है और ये प्रैक्टिकल कोई वार्डों के अंदर नहीं तो कोई काम हो रहा है। विकास के काम भी नहीं हो रहे हैं, नहीं कोई सफाई के काम हो रहे हैं। सीवरेज, नाले, तमाम तरह की जो असुविधाएं हैं वो जोधपुर के अंदर आम आपको हर सड़क के अंदर आपको दिखे। तो विकास के नाम पर सरकार कोई पूरा ध्यान देती नहीं है और ये बार बार यहाँ पे जो सरकार की तरफ से भी जो कहते हैं, आज आप जोधपुर के तमाम जो नाले हैं जोधपुर शहर से होकर जो जोजरी नदी तक जा रहे हैं, वो उनका डिस्पोजली जोजरी नदी तक नहीं हो पा रहा है। अब आप बजट अभी 75 लाख की और इन्होंने घोषणा की है, थोड़ा टाइम पहले ही की थी, तो 80 लाख तो वो काम भी नहीं हुए और 75 लाख की और घोषणा कर दी। और चूड़ी इसलिए बैठ की है कि जो सीट पे जो मेयर है वो काम नहीं कर रहा, उनकी खुद की शिकायत, उनके खुद के बीजेपी के पार्षद जो शिकायत करे, हम तो कर रहे हैं, चलो भाई हमारे ये कह रहे भाई ये तो विरोध के लिए विरोध करते हैं, पर इनके खुद के जब पार्षद विरोध कर रहे हैं फिर भी ये ध्यान देते नहीं। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे राजस्थान पुलिस के मुखिया आए जोधपुर। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन TV Plus डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डैन TV Plus फिर तो ऐश ही ऐश है बस।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी ओपी गल्होत्रा शनिवार को हवाई मार्ग से जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर आईजी हवा सिंह घूमरिया और पुलिस के आला अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात में डीजीपी गल्होत्रा ने कहा कि पुलिस को अपना बेसिक काम करना चाहिए। बेसिक काम में सुधार लाने के लिए जहां जहां गुंजाइश है वहां सुधार करना चाहिए। इसका कोई ऐसा फार्मूला नहीं हो सकता कि कुछ एक काम कर लिया जाए और 100% क्राइम पर अंकुश लग जाएगा। डीजीपी गल्होत्रा पाली में सामुदायिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सड़क मार्ग से रवाना हो गए। जेएनयू असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती पर एक बार फिर सवालिया निशान लग गया है। सिंडिकेट सदस्य विधायक अर्जुनलाल गर्ग और पबाराम बिश्नोई ने कुलपति को पत्र लिखकर चयन प्रक्रिया पर संदेह व्यक्त करते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। संभाग स्तरीय जेएनयू एक बार फिर भर्ती प्रक्रिया को लेकर सुर्खियों में है। जहां अभी 2013 शिक्षक भर्ती प्रकरण थमा ही नहीं कि 2017 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे। सर्किट हाउस में बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंडिकेट सदस्य विधायक अर्जुनलाल गर्ग और पबाराम बिश्नोई ने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती की लिखित परीक्षा में 3 OMR सीट के स्थान पर 2 MR सीट हो रही है। साथ ही एक ही गाइड से 80% प्रश्न आए हैं। ऐसे में यह भर्ती सवालों के घेरे में है। बिश्नोई ने कहा कि यदि भर्ती पर रोक नहीं लगाई गई तो वे सिंडिकेट की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जनरल कैटेगरी की जो भर्ती हो रही है, इस चयन प्रक्रिया के अंदर जो लोगों से और मीडिया के माध्यम से हमें जो शिकायतें मिली है, उसके लिए हमने जो विश्वविद्यालय के कुलपति को एक ज्ञापन दिया है और उसमें तुरंत प्रभाव से रोकने के लिए हमने मांग की है। क्योंकि ये एक तो जो इसके लिए अथॉरिटी जो तय की गई है वो अथॉरिटी बिल्कुल ही गैर कानूनी और अनुचित तरीके से की गई है। लिखित परीक्षा के अंदर भी कई इरेगुलरिटीज हुई है। तीसरा जो OMR सीट 3 होती है उसकी बनिस्बत ये 2 सीट्स लेकर ही भर्ती प्रक्रिया करने जा रहे हैं। चौथा जो एक ही गाइड बुक से 80% क्वेश्चंस लेके लिए जाना, तो वो भी संदेह के घेरे में आ रहे हैं कि कहीं उस प्रकाशन से या उस गाइड बुक के ऑथर से इनका कहीं अंदरूनी मामला तो नहीं। इस प्रकार से कई शिकायत आने के बाद हमने कुलपति महोदय को तुरंत प्रभाव से इस भर्ती प्रक्रिया को रोकने का आग्रह किया है। इसके अलावा हमने उनको मूर्ति प्रकरण जो हुई है, जहाँ पे रातों रात लगा के रातों रात हटा दी गई है, एक महान पुरुष के लिए ये एक बड़ी तोहिन की बात होती है। उनको पता ही नहीं रहता कि हमारे विश्वविद्यालय में कौन मूर्ति लगा रहा है, कौन हटा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंडिकेट सदस्य अनिल गुप्ता भी मौजूद थे। इसी तरह का आपत्ति जताता पत्र राज्यपाल से मनोनीत सदस्य कैलाश फसी ने भी लिखा है। गौरतलब है कि पिछली सरकार में भी जेएनयू में हुई शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच एसीबी कर रही है। खबरें प्रदर्शन से जुड़ी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने शनिवार को रायका बाग स्थित रोडवेज के केंद्रीय बस स्टैंड पर अपना विरोध जताया। ये रोडवेज कर्मचारी समय पर वेतन और पेंशन नहीं मिलने पर अपना विरोध जता रहे थे। इनका कहना था कि वे अपनी इस समस्या से रोडवेज प्रशासन और राज्य सरकार को कई बार अवगत करवा चुके हैं, फिर भी समय पर न तो वेतन मिल रहा है और न ही पेंशन। इन कर्मचारियों ने मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। या 20 सवारी है, अगर उसको प्रस्थान 8 बजे करना है तो वो 8 बजे करेगी और अपने गंतव्य पर सही समय से पहुंचेगी। और यही एक विश्वास, किराया ज्यादा होने की वजह से यात्री हमारे साथ आता है। और सबसे दूसरा बड़ा विश्वास है, जैसा कि संयुक्त महामंत्री जी ने बताया था, कि हमारा चालक एक प्रशिक्षित चालक है और प्रशिक्षित चालक होने की वजह से ही आज तक के इतिहास में पूरे भारतवर्ष में जितने भी परिवहन के उद्योग हैं उनमें सबसे कम दुर्घटना का इनाम राजस्थान रोडवेज को प्राप्त हुआ है। और यही वजह है कि यात्री हमारे ओर अग्रसित है।
वहीं बजरी पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर दिया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को भी जारी रहा। वहीं क्रमिक भूख हड़ताल भी दूसरे दिन जारी रही। शनिवार को भूख हड़ताल पर अशोक चावड़ा, ओम प्रकाश मेघवाल, हीरालाल मकवाना और भीरम लाल बरबर बैठे। गौरतलब है कि जोधपुर संभाग और अन्य सनिर्माण श्रमिक यूनियन के बैनर तले दिए जा रहे इस धरने में सभी यूनियनों से जुड़े कमठा मजदूर शामिल हो रहे हैं। इनका कहना है कि बजरी पर लगी रोक से कमठा कार्य बंद हो गए हैं। इससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। आज दूसरा दिन कार्मिक हड़ताल पर सभी निर्माण मजदूरों की यूनियनों के संगठन अधिकारी धरने पर बैठे रहे और राज्य सरकार की अभी तक आंखें नहीं खुली है। जो सरकार मजदूरों की नहीं, उसको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जब तक बजरी और हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक हम धरना प्रदर्शन नहीं करते रहेंगे। और आगे कल 11 तारीख को प्रदेश के सचिव DK छंगानी जी यहाँ आके हमें संबोधित करेंगे और 14 तारीख को सभी यूनियन के संगठन अनशन पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इधर MGM अस्पताल परिसर में संचालित राजकीय नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज प्रिंसिपल के रवैये के खिलाफ शनिवार को दूसरे दिन भी कलेक्ट्रेट के बाहर धरना जारी रखा। ये छात्र कॉलेज प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। गौरतलब है कि नर्सिंग कॉलेज के छात्र प्रिंसिपल के रवैये से नाराज होकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। हम राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर से हैं। हमारा जो हड़ताल है, जो धरना है, वो बिल्कुल 11वें दिन भी लगातार जारी है। इसके हमारे विरोध प्रदर्शन में हमारे समर्थन में बाकी अन्य कॉलेजेस भी आए हैं। उन्होंने अपना भी समर्थन दिया है। उन्होंने अपने स्तर पर बिल्कुल प्रिंसिपल का पुतला जलाया है, पुतला दहन किया है। और बाकी जब तक हमारे समाधान नहीं हो जाता तब तक हम स्ट्राइक पर बैठे रहेंगे और हमारा ऐसे ही धरना जारी रहेगा। प्रदर्शनों से जुड़ी खबरों को ही आगे बढ़ाते हैं। सारण नगर क्षेत्र के लोगों ने शनिवार को बनार रोड पर रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि सारण नगर ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, लेकिन इसे आवागमन के लिए शुरू नहीं किया जा रहा। ऐसे में इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलने पर बनार पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से समझाइश कर मामला शांत करवाया। क्षेत्रवासी इसके नामकरण की पट्टिका की मांग पर भी अड़ गए। इन लोगों ने 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए उचित कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। युवा और बड़ा बुजुर्ग खड़ा हो। मैं नांद्री विकास संघर्ष समिति में संस्था चलाओ। इनमें 36 कौम माने जो जनहित मुद्दा में बहुत अव्यवस्था हो रही है। इन वजह बड़ा और लेडीज और बुजुर्ग पुलिया जो फाटक बंद रहे, या तो इन फाटक ने खोल देवे या बच्चों पुलिया चालू कर दे। या दोनों वजह जो जनता आवाजावी आवागमन एक तो इजीली हो जाए। इन वजह ना तो कोई एक्सीडेंट हुए और दूसरो यार रोड रे साइड में मिट्टी बहुत ज्यादा है। इन वजह लोगों ने अस्थमा की बीमारी हो रही है। आप देखो वो जो मिट्टी सीधी नाक में जा रही है। इन वजह बड़ा बुजुर्ग युवा अस्थमा रोगी हो रही है। माने को इसका पैर अपने मजबूरी में इसका पैर पड़ा। आज तो 40-50 जना सिर्फ कलेक्टर साहब ने ज्ञापन देवाला और इन बाद में अगर प्रस्तुत योजना नहीं मानिया तो इन माने बड़ो आंदोलन करोला, भूख हड़ताल भी करोला और इन माने रोड ने जाम करोला। इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर इस लोक अदालत में आपसी समझाइश से कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके लिए जुलाई सेशन न्यायालय जोधपुर महानगर परिसर एवं पावटा पोलो में संचालित न्यायालयों व ग्राम न्यायालय मंडोर में न्यायालय परिसर में ही बेंचों का गठन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए समस्त न्यायालयों की कुल 39 बेंचों का गठन किया गया, जिसमें पीठासीन न्यायिक अधिकारी ने अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तथा प्रत्येक बेंच में 2 अधिवक्ता सदस्य के रूप में मौजूद रहे। लोक अदालत के लिए हमने पिछली बार से हटके 39 बेंच का गठन किया है। अधिक से अधिक अधिकारियों को इसमें जोड़ने से हम ये उम्मीद करते हैं कि हम पहले से अधिक टारगेट जो है अचीव कर सकें और अधिक मुकदमों का हम फैसला कर सकें। इस बार हमने 17,000 करीब मुकदमे राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चिन्हित किए हैं। उनमें से करीब 10,000 पेंडिंग मुकदमे हैं, 7,000 प्री लिटिगेशन के मुकदमे हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्रवाई आरंभ हो चुकी है। उम्मीद करते हैं शाम तक चिन्हित मुकदमों में से 25 से 30% मुकदमों का अंतिम रूप से निस्तारण कर देंगे। 18 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत है और ये नालसा और आलसा के निर्देशन में आयोजित की जा रही है और हमने यहाँ पे लगभग 10,000 से ज्यादा मुकदमे चिन्हित किए हैं जो प्री लिटिगेशन में भी है और 39 रेगुलर अदालतों के अंदर भी रखे गए हैं।
और जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस समय तक लगभग 500-600 प्रकरण आपसी राजीनामा से निपट गए हैं और इसमें मुख्यतया NIAID के प्रकरण, आर्बिट्रेशन के प्रकरण, सिविल सूट और MSCD के प्रकरण रखे गए हैं। और आज कोई भी पक्षकार जो राजीनामा से कोई प्रकरण निपटाना चाहता है वो उस बेंच में आ सकता है, अपना मामला राजीनामा से निपटा सकता है। भविष्य निधि संगठन के आयुक्त शनिवार को सूर्यनगरी आए। उन्होंने MIA सभागार में आयोजित इंटरेक्शन कार्यक्रम में केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उद्यमियों और उद्यम क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई हैं। आज सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जॉय साहब जो कि दिल्ली से आए थे, उनके साथ में एक मीटिंग थी। सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर्स, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कुछ कंसल्टेंट्स भी साथ में थे। लोगों ने अपनी बहुत सारी समस्याएं बताई। जॉय साहब ने बताया कि जो डिपार्टमेंट है, प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट है, उनकी क्या क्या नई स्कीम्स हैं एम्प्लॉयर्स के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी। तो बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन रहा। इस तरह के इंटरेक्टिव सेमिनार्स होने चाहिए जिससे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ को ये मालूम पड़े कि क्या बेनिफिट हैं जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम गवर्नमेंट लाना चाह रही है, उसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। Seamless online and mobile services to our members and also try to provide ease of doing business to the employers. So our aim is to facilitate businesses and also ensure social security to our workers. So to facilitate business, we have reduced the administrative charge. We have brought online systems, easy systems of remittance, and for workers also we have provided easy and online ways of claiming their due amount from EPFO. राजस्थान साहित्य अकादमी परिषद और कला संस्कृति शिक्षा विमर्श मंच की मेजबानी में 2 दिवसीय प्रांत स्तरीय कहानी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। JNU सेंट्रल ऑफिस स्थित बृहस्पति भवन में आयोजित किए जा रहे इस शिविर में 150 से अधिक रचनाकार शिरकत कर रहे हैं। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि JNU कुलपति प्रोफेसर RP सिंह थे। अध्यक्षता राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष इंदु शेखर तत्पुरुष ने की। समारोह में प्रथम सृजन सम्मान वरिष्ठ कथाकार योगेंद्र दवे को दिया गया। प्रथम तकनीकी सत्र राजस्थान की समकालीन कहानी विषय था, जिसमें विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। इसमें उद्घाटन समारोह और समापन समारोह के अतिरिक्त 3 तकनीकी सत्र है। पहले सत्र में राजस्थान की सामयिक कहानी पर पत्रवाचन होंगे, कहानी पाठ होगा और फिर विशेषज्ञों द्वारा उस पर विमर्श होगा। दूसरे सत्र में कहानी की भाव, संवेदना और शिल्प पर 2 कहानियों का पाठ होगा, पत्रवाचन होगा और उसके अलावा विशेषज्ञों के द्वारा उस पर विचार विमर्श होगा। और तीसरा तकनीकी सत्र है सोशल मीडिया और हिंदी कहानी, जिस पर मीडिया से जुड़े हुए लोग जो साहित्य से भी जुड़े हुए हैं वे अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और मीडिया से जुड़ी कहानियाँ भी इस पर प्रस्तुत होगी। इसमें करीब 17 जिलों से आए हुए हैं। जालोर, बाड़मेर, बीकानेर, उदयपुर, पाली, सीकर, करौली, इन सब जगह से कथाकार आए हुए हैं और ये कथाकार में से कुछ अपनी कहानियाँ पढ़ेंगे, कुछ आलेख पढ़ेंगे और कुछ विशेषज्ञ राय देंगे। JNU कर्मचारी संघ के 15 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद चुनाव तस्वीर साफ हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए दाखिल नामांकन में से एक प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह भाटी ने नाम वापस ले लिया। इस तरह अध्यक्ष पद के लिए अब 4 प्रत्याशियों अनिल पंवार, महेंद्र सिंह चारण, राजेंद्र कुमार व्यास और दिनेश कुमार रामावत के बीच मुकाबला होगा। वहीं कार्यकारिणी के 20 सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। चुनाव अधिकारी रामनिवास चौधरी ने बताया कि 15 फरवरी को प्रातः 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक मतदान होगा और शाम 4 बजे मतगणना कर परिणाम की घोषणा की जाएगी। इस बार 323 कर्मचारी मतदाता अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। व्यास विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के चुनाव 15 फरवरी को होंगे। इसके लिए 21 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया था और आज 9 तारीख को 3 बजे तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसमें टोटल 319 वोटर है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। 20 कार्यकारिणी सदस्य और एक अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किए जाएंगे। अंतिम तिथि नाम वापस लेने की 10 फरवरी है।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रविवार को आयोजित होने वाली रीट 2017 परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिक्षा विभाग ने परीक्षा में नकल रोकने के लिए विशेष बंदोबस्त किए हैं। 2 पारियों में आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए जोधपुर में 116 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें करीब 43,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक द्वितीय लेवल की परीक्षा होगी। वहीं दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक प्रथम लेवल की परीक्षा आयोजित की जाएगी। और यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे पैडमिन ने पहले दिन की 10 करोड़ की कमाई। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेनका डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट। कुछ भी कहीं भी जब आपके मोबाइल में होगा डैन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। शिवम नाट्यालय में शास्त्रीय नृत्य का प्रशिक्षण पूर्ण करने वाली नौनीता ने शनिवार को जय नारायण व्यास टाउन हॉल में आर्गित्रम की प्रस्तुति दी। आर्गित्रम के तहत उन्होंने पुष्पांजलि, अलरिपुपम शब्दम, तिल्लाना, श्लोकम आदि की प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। समारोह में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के सचिव महेश कुमार पवार, संगीता बेनीवाल, केएन कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष कांता ग्वाला व समाजसेवी हंसराज बाहेती विशिष्ट अतिथि थे। प्रतापनगर स्थित महालक्ष्मी कन्या विद्यालय में उच्च शिक्षा, व्यावसायिक दक्षता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, नारीत्व गुणों और दायित्वों के विकास विषय पर शनिवार को संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विषय विशेषज्ञों ने संगोष्ठी में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बालिकाओं को उच्च शिक्षा के साथ व्यावसायिक क्षेत्र में दक्षता हासिल करनी चाहिए ताकि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। आज जिला माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से श्री महालक्ष्मी प्रतापनगर स्कूल में महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम रखा गया। इसमें सभी स्कूली छात्राओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि उनको भविष्य में क्या करना है, क्या नहीं करना है। आजकल जो नेगेटिव ऊर्जा जो बच्चों में आ रही है उसके बारे में स्पीच रखी। गोवर्धन जी सोनी ने हमको ये सारा स्टेज प्रोग्राम दिया कि बच्चों को सबको इकट्ठा किया है और हम सब महिलाएं इस प्रोग्राम के लिए इकट्ठी हुई हैं। प्रभात जी वैद्य, फूलकवर जी मुंद्रा, छाया जी राठी, आशा जी पोपलिया, मधु जी मुंद्रा, हम लोग सब इकट्ठे होकर ये प्रोग्राम को बहुत अच्छे से और काफी महिलाएं सभी ने हमारा साथ दिया, बच्चों ने साथ दिया है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित प्रतिभा सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिक उत्सव शनिवार को समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से खूब रंग जमाया। समारोह में स्कूल के प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया।
जेएनयू पुराना परिसर के पास स्थित महर्षि दयानंद स्मृति भवन का स्थापना दिवस शनिवार को मनाया गया। इस अवसर पर कई कार्यक्रम हुए। इस दौरान इसके सफर और यहां संचालित कार्यक्रमों की रूपरेखा से भी अवगत करवाया गया। बात मौसम की। मौसम में बदलाव का दौर जारी है। इससे तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मौसम में बदलाव से दिन और रात के तापमान में काफी अंतर आ गया है। रात को जहां लोगों को गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, वहीं दिन में सूती कपड़ों का काम चलाना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ और दिन इसी तरह का मौसम बना रहेगा। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। हंगामे के बीच जोधपुर नगर निगम का 735 करोड़ 47 लाख का बजट पारित। प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के पार्षदों ने घेरा बोर्ड को। राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी गल्होत्रा आए सूर्यनगरी। पाली में आयोजित समारोह में की शिरकत। जेएनयू असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती सवालों के घेरे में। सरकार द्वारा मनोनीत सिंडिकेट सदस्यों ने जताई आपत्ति। समय पर वेतन नहीं मिलने से खफा रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन तो कमठा मजदूरों और नर्सिंग स्टूडेंट्स का धरना जारी। वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। आपसी सहमति से किया गया प्रकरणों का निस्तारण। और सूर्यनगरी में 2 दिवसीय प्रांत स्तरीय कहानी शिविर। प्रदेश भर के रचनाकार ले रहे हैं भाग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।